नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ई ईंधन के बारे में, जिसको ई फ्यूल्स या इलेक्ट्रो फ्यूल्स भी कहते हैं। देखिए, इसकी ज़रूरत क्यों है इसको पहले समझ लीजिए कि हमें इलेक्ट्रो फ्यूल्स के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रो फ्यूल्स हो सकता है बीपीएससी साइंस एंड टेक के मेंस के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन अगर हम देखें तो आज के परिदृश्य के हिसाब से जहाँ पर कि काफ़ी मात्रा में एयर पॉल्यूशन फैल रहा है, इसका मुख्य कारण होता है जो व्हीकल्स होते हैं। इसका कि जो व्हीकल्स हैं ये मुख्य कारण होते हैं कि आप पॉल्यूशन को बढ़ावा देने का। तो आजकल उन व्हीकल्स के लिए कुछ सिंथेटिक फ्यूल्स को बनाया जा रहा है, जिसको कि ई ईंधन भी कहा जाता है। इन ईंधन का यूज जो है गाड़ी में, एरोप्लेन्स में या वाहनों में या इंडस्ट्री में किया जा रहा है। इसी कारण से थोड़ा सा इस टॉपिक पर हमें चर्चा कर लेना चाहिए, या ज़रूरत भी है कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि ई ईंधन क्या है। तो आपका स्वागत है लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में। मेरा नाम अभिनव है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने इसमें क्या क्या कवर करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ हमें कवर करना है कि ई फ्यूल क्या होता है। उसके बाद बात करनी है हमें कि ई फ्यूल कैसे बनता है, इलेक्ट्रो ईंधन जैव ईंधन है या फिर इलेक्ट्रो ईंधन जैव ईंधन क्यों है, इलेक्ट्रो फ्यूल कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रो फ्यूल में हमारी बढ़ती कार्बन समस्याओं को कैसे दूर कर सकती है, या फिर सिंथेटिक ई ईंधन जो है इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं। जो ई ईंधन है इसकी कुछ चुनौतियां भी है, उसके बारे में भी थोड़ा हमें जिक्र कर लेना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ई फ्यूल क्या है। ई फ्यूल जो है रिन्यूएबल या डीकार्बोनाइज्ड। रिन्यूएबल मतलब होता है जिस एनर्जी को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और डीकार्बोनाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कि कार्बन प्रोड्यूस ना हुआ हो। मतलब ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जिसको बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति कम हुई हो, उसको कहा जाता है डीकार्बोनाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे सोलर इलेक्ट्रिसिटी, जैसे विंड इलेक्ट्रिसिटी या वाटर इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहते हैं, ये सारे डीकार्बोनाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी से हैं। तो रिन्यूएबल या डीकार्बोनाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होने वाले लिक्विड या गैस फॉर्म के सभी तरह के फ्यूल को ई फ्यूल कहा जाता है। जैसे ई मीथेन, ई किरोसिन, ई मेथनॉल, ई फ्यूल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ रिन्यूएबल का मतलब सोलर विंड पावर से है, जो कि रिन्यू बार बार, जो कि अंतहीन है, जिसका कि हम कहीं भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आसान भाषा में समझे तो ई फ्यूल एक जटिल हाइड्रोकार्बन है। ये एक हाइड्रोकार्बन है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलन से बनता है। क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि जब ई फ्यूल बनता है तो किस तरह से हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन को और जल से ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को खींच के हाइड्रोजन और कार्बन दोनों को मिलाकर एक क्या कहते हैं कंपाउंड बनाया जाता है, जिसको कि ई फ्यूल कहा जाता है। तो ये जो है एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन ही है, जिसे इसे विंड पावर का इस्तेमाल करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग करने के बाद, जिसको हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं, कि जिसमें कि विंड पावर जो हवा के ताकत के थ्रू जो है हम लोग पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाता है, उसका कैप्चर करके उसमें हाइड्रोजन को मिक्स करके मिला के बनाया जाता है। ठीक है, जो हवा से छानकर मेथनॉल बनता है। बस उसी को जब मिला दिया जाता है, उसी को छानकर बनाया जाता है, उसको मेथनॉल कह देते हैं। और ये जो मेथनॉल है, मेथनॉल से एक्सोनोमोबिल लाइसेंस प्राप्त तकनीक का उपयोग करके गैसोलीन में बदल दिया जाता है। अब ये एक्सॉन मोबिल जो है ये है क्या? एक्सोनोमिल, देखिए एक्सॉन मोबिल कॉरपोरेशन, जिसे एक्सॉन मोबिल के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी बहुत राष्ट्रीय तेल और गैस निगम है, जिसका मुख्यालय इरविन टेक्सास में है। ये एक निगम है और कुछ नहीं है खास। तो आगे हम लोग बात करते हैं ई फ्यूल कैसे बनता है। तो याद रखिएगा कि जो सिंथेटिक ई ईंधन है, ई फ्यूल का एक टाइप होता है सिंथेटिक ई ईंधन। इसको बनाने का जो प्रोसेस है, इसमें सिंथेटिक ईंधन बनाना बहुत जटिल होता है। इसका काफ़ी एक हैवी प्रोसेस होता है इसको जब बनाया जाता है। सिंथेटिक ई ईंधन बनाने की जटिल प्रक्रिया की शुरुआत होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो इस एनवायरनमेंट में
जो हमारे चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना, इस इन्वायरमेंट से पकड़ना, फांसना, और उसके बाद उस कार्बन डाइऑक्साइड को 1800 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। गर्म होने के बाद जाकर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में टूटना शुरू कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड टूटने के बाद इसको हाइड्रोजन, जो कि पानी से अलग किया जाता है, ये खास करके खारे पानी से निकाला जाता है। याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन है वो खासकर खारे पानी से निकाला जाता है। उस हाइड्रोजन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मैच कराया जाता है और उसी प्रक्रिया से जो है आपका सिंथेटिक ईंधन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम ऑटोमोबाइल जैसे कि गाड़ी, कार, एरोप्लेन, किसी तरह के वाहन में भी कर सकते हैं। बहुत हल्के फुल्के बदलाव के साथ हम किसी भी वाहन में इस ई फ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे हमें यह समझना है कि इलेक्ट्रोफ्यूल जो है, इलेक्ट्रो ईंधन जो है वो जैव ईंधन है या नहीं है। तो पहले ये चीज समझिएगा, जो जैव ईंधन होता क्या है। तो जैव ईंधन याद रखिएगा कि वैसा ईंधन जो जीवित पदार्थ से प्राप्त होता है उसे जैव ईंधन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जैव ईंधन जो है वह 4 पीढ़ी की जैव ईंधन होती है। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी की जो जैव ईंधन होती है। याद रखिएगा कि जो पहली पीढ़ी की जैव ईंधन है वो चीनी आधारित फसल, जैसे चीनी आधारित जैसे गन्ना हो गया, है ना, तेल आधारित फसल जैसे कि आपका कोई चना वगैरह हो गया, स्टार्च आधारित फसलों से बनाए गए थे। ये प्रथम पीढ़ी की जो जैव ईंधन थे वो। और दूसरी पीढ़ी की जो जैव ईंधन है वह घास, जो सेल्यूलोसिक इथेनॉल बनाए गए थे, वो घास से बनाया गया था। उसके बाद तीसरी पीढ़ी का जो जैव ईंधन था वो समुद्री शैवाल से बनाए गए थे, जो समुद्र में शैवाल होता है उसके माध्यम से बनाया गया था। और इसके बाद तीसरी और चौथी पीढ़ी का जो जैव ईंधन होता है वह गैर कृषि भूमि का उपयोग करके, गैर कृषि भूमि जो जहां पर कि फसल नहीं उगाया जाता है, और वैसा भूमि जो गैर कृषि भूमि होता है जिसको कहा जाता है कि जहां पर फसल उगाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, वैसे जगहों पर जो जहां पर की जलवायु गतिविधियों के कारण हो सकता है कि मतलब कटाव भी होता है, ढलान भी होता है, जलवायु परिवर्तनों क्या कहते हैं, काफी सारा प्रॉब्लम होता है। तो वहां पर क्या करना है कि वहां पर पवन पावर लगा के आप कह सकते हैं कि जिसको कि हम लोग विंड पावर कहते हैं, विंड पावर लगाकर वहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके आप इस तरह के जैव ईंधन को बनाया जाता है। इसीलिए एक तरह से इसको जैव ईंधन भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो जैव ईंधन है वो खास करके प्रकाश संश्लेषण को बाईपास करके बनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जैव ईंधन क्यों कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यूएनईपी के अनुसार, यूएनईपी होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। यह एक संस्थान है जिसका काम होता है जो पर्यावरणिक घटनाएं हैं उस पर नजर रखना। तो इनके अनुसार जो जैव ईंधन होता है वे ईंधन है जो जीवित पदार्थ से प्राप्त होते हैं। जब इलेक्ट्रो ईंधन कार्बन उत्सर्जन से प्राप्त होते हैं, मतलब जहां पर कार्बन उत्सर्जित होता है उससे प्राप्त होता है, तो उन्हें जैव ईंधन के अंतर्गत कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रो ईंधन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण को बाईपास करता है। कि जैसे कि हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि हमने क्या किया, CO बताया भी हमने कि क्या किया कि CO2 जो गैस है उसको हवा से हमने कैप्चर किया, और जब हम उसको 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किए तो कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हुआ। तो मान लीजिए एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का है तो उसमें दो आपका ऑक्सीजन है, एक कार्बन है। तो एक कार्बन और एक ऑक्सीजन तो मिला रह गया, लेकिन एक ऑक्सीजन अलग हो गया। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की रोशनी में पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करना, उसके बाद फिर उससे ऑक्सीजन को रिलीज करना। सेम वही प्रोसेस है, इसीलिए इसको कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण को बाईपास करता है यह प्रोसेस। ठीक है। साथ ही इलेक्ट्रो ईंधन के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, सोलर ऊर्जा की आवश्यकता, क्योंकि देखे होंगे जो कि पेड़ पौधे हैं बिना सूर्य के प्रकाश की रोशनी में वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यहां सूक्ष्म जीव कार्बन डाइऑक्साइड पर कार्य करते हैं। कई जगह पर आप देखिएगा जो जैव आधारित होता है वहां पर सूक्ष्म जीव कार्बन डाइऑक्साइड पर कार्य करता है। जैसे कि कुछ सड़ा गला पदार्थ है, उसमें मीथेन वीथेन निकालने के लिए सूक्ष्म जीव को डाला जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड उसको डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है।
इसे ईंधन में परिवर्तित करता है। वे रूपांतरण करने के लिए विद्युत ऊर्जा और हाइड्रोजन जैसे रासायनिक यौगिकों का उपयोग करता है। ठीक है, मैंने बताया पहले भी कि विद्युत ऊर्जा का उपयोग करना है, हाइड्रोजन जैसे रासायनिक यौगिकों का यूज करना है अपने को। ठीक है, इलेक्ट्रोफ्यूल कितने प्रकार के होते हैं, अगला सवाल ये आता है हमारे दिमाग में। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफ्यूल 3 प्रकार से होता है, जैसे गैस ई फ्यूल, लिक्विड ई फ्यूल और गैस या लिक्विड दोनों फॉर्म में अवेलेबल होने वाले कुछ ई फ्यूल। तो जैसे कि गैस ई फ्यूल में अगर हम बात करें तो ये रिन्यूएबल हाइड्रोजन से पैदा होने वाला लिक्विड H2 है और मिथेन से पैदा होने वाला EGNL शामिल है। जो लिक्विड हाइड्रोजन, क्योंकि आने वाले समय में हाइड्रोजन को ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है, लेकिन बात करेंगे कि इसको स्टोर करना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसीलिए H2 से अलग ही हमें बात करनी होती है कि हाइड्रोजन से अलग रहें, ताकि ये, क्योंकि इसको स्टोर करना, इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, ये भी थोड़ा परेशानी वाली बात हो जाती है। ठीक है, अब बात करें अगर लिक्विड ई फ्यूल क्या होता है, तो इसमें ई मेथनॉल, ई क्रूड जैसे ई फ्यूल शामिल होते हैं, जिन्हें सिंथेटिक क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। ई किरोसिन, ई डीजल से पैदा होने वाले होते हैं। उसके बाद बात करें गैस और लिक्विड दोनों फॉर्म में अवेलेबल होने वाले, तो वो सिंथेटिक अमोनिया है। ठीक है, ये तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रोफ्यूल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। अब अगर बात करें कि ई फ्यूल हमारे बढ़ती कार्बन समस्याओं को कैसे दूर कर सकता है, अब दिमाग में आता है कि जब ई फ्यूल बनाने का इतना हैवी प्रोसेस है, इतना डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो जब बनाया जाता है तो इसमें किसी तरह का कोई पॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है, या फिर जब हम इसको यूज करते हैं इससे कोई पॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है। अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जो हमारे पास व्हीकल्स हैं वो डीजल व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, पेट्रोल व्हीकल्स हैं, है ना। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो डीजल पेट्रोल व्हीकल से निकलने वाला जहरीला धुआं हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी घातक है। ये तो सबको पता चल गया है, क्योंकि अभी जो स्थिति है हमारे आसपास की, अभी खास करके आपने बैंकॉक की बात सुनी होगी, अपने साउथ इंडिया की कुछ भारत की बात सुनी होगी कि वहां पर पॉल्यूशन, अक्सर आप दिल्ली की बात सुनते हैं कि वहां पे पॉल्यूशन का स्तर काफी ज्यादा होता है। आपके पटना में बहुत अधिक स्तर होता है पॉल्यूशन का। आपके बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय, पूर्णिया, पटना, भागलपुर, ऐसे कई सारे जिले हैं जो कि बिहार में भी प्रदूषण, जो एयर पॉल्यूशन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आप लोग चेक कीजिए तो पता चलेगा। ऐसे कई सारे शहर हैं जहां पर कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत बुरा है। तो इस आधार पर जो है हर जगह, हर कंडीशन में यहां पर ई फ्यूल कहीं ना कहीं एक ऑप्शन हो सकता है कि हम कार्बन इमिशन को कम कर सकें, कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकें। तो अगर हम बात कर रहे थे जिस टॉपिक पर, तो डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स जो होते हैं उससे निकलने वाला जहरीला धुआं होता है वो स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, बहुत ज्यादा हानिकारक है, साथ ही साथ हमारे पर्यावरण के लिए भी घातक सिद्ध होता है। 21वीं सदी में ग्लोबल वार्मिंग मानव के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। रियलिटी है कि जो 21वीं सदी है जो चल रहा है, इसमें जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है हर किसी के लिए। हर कोई जानना चाहता है इस ग्लोबल वार्मिंग का आखिर निपटारा कैसे हो सकता है। पूरा विश्व जो है इसके पीछे लगा पड़ा हुआ है। याद रखिएगा कि फैक्ट्री, मोटर व्हीकल से निकलने वाली कार्बन मानव स्वास्थ्य के लिए एक चुनौती है। कार्बन के कारण एक से बढ़कर एक नई घातक बीमारियों का इजाद हो रहा है। कुछ समय पहले ही कनाडा में क्लाइमेट चेंज की पहली मरीज की पुष्टि की गई। इस बीमारी का उत्थान भी जहरीली कार्बन से हुआ है। तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है हम लोगों के लिए। तो पूरे विश्व का अब तक एक कॉमन समस्या है कि कैसे आगे बढ़कर जीरो कार्बन एमिशन पर काम किया जाए। इसके लिए देशों ने अलग अलग प्रयास भी शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि जैसे जैसे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहे हैं, मानव जाति के सफल अस्तित्व और ग्रीन हाउस के ऊपर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। शोधकर्ताओं ने इस समस्या से सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल और परिवहन को बताया है। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस समस्या का सबसे बड़ा बताया है जो कारक है वो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, जो कि गाड़ियां बनाती है, जो व्हीकल्स बनाते हैं। अब हमारे सामने एक ही विकल्प साफ झलक रहा है कि वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे सामने एक ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन अगर हम बात करें कि ईवी उद्योग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला है, बैटरी इलेक्ट्रिक जो यूज करता है, इसका भविष्य की ओर बढ़ने में एक प्रमुख कारण है। हालांकि यह बैटरी तकनीक भी हमारे लिए बहुत नुकसानदेह, बहुत ज्यादा नुकसानदेह, क्योंकि हमें पता है कि जो बैटरी है उस बैटरी में लिथियम का यूज होता है और लिथियम का खनन जो है वो पर्यावरण को प्रभावित करता है, पर्यावरण के लिए वो दुष्कर है। और खास करके जब ये बैटरी जो है लाइफ समाप्त हो जाने के बाद इसका व्यवस्थापन भी बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि इसको किस तरह से डिकम्पोज किया जाए, इसको किस तरह से हटाया जाए। खैर, बैटरी के अलावा भी हमारे पास नया ईंधन का ऑप्शन आ चुका है, जिसको कि हमने ई फ्यूल, ई ईंधन, इलेक्ट्रो ईंधन, इन सब नामों से समझा। सिंथेटिक ई फ्यूल कहा जा रहा है। तमाम बड़ी कंपनियां जैसे पोर्शे, ऑडी, मर्सिडीज, फेरारी, रेनॉल्ट और मैकलारेन इस ईंधन का व्यवहार्य तरीका खोज निकालने के लिए संसाधनों का निवेश भी कर रही है कि ऐसा कुछ व्हीकल बनाया जाए, ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि कार्बन इमिशन बहुत कम हो। ठीक है, और याद रखिएगा कि इस प्रक्रिया को, यह जटिल प्रक्रिया होने के बावजूद भी इससे पॉल्यूशन जो है वातावरण में नहीं फैलता। इसको बनाने में भी कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड से ही कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल रहा है। एक तरह से तो ये बहुत अच्छा काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड निकालना और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में छोड़ देना, तो ऑक्सीजन लेवल वैसे ही बढ़ने वाला है। और जब इसको पैदा बनाया जाता है तो वो पवन टरबाइन के यूज से बनाया जाता है, तो इसमें भी पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं होता। और डेली वाहनों में हम लोग इस ईंधन का सीधा यूज कर सकते हैं। इसके लिए वाहनों में कोई भी अतिरिक्त संशोधन नहीं करना होगा, कोई भी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। और तो और इसकी आपूर्ति को बनाए रखने के लिए ईंधन स्टेशनों में भी कोई बदलाव, जो कि फ्यूल स्टेशन होता है, जिसको पेट्रोल पंप, डीजल जहां पर मिलता है, वहां पर कोई बदलाव करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा ईंधन का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में वाहनों को वर्तमान परिवेश में लगभग 85% अधिक कुशल व कारगर बना सकता है। जो अभी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है उससे काफी बेहतर बनाया जा सकता है कि यह जो इलेक्ट्रोफ्यूल है उसके माध्यम से। अब इसकी भी कुछ चुनौतियां हैं कि इलेक्ट्रो ईंधन है तो इसको कैसे क्या किया जाए, इसका इस्तेमाल कैसे होगा, इसकी भी कुछ चुनौतियां हैं। तो याद रखिएगा, वर्तमान समय में जो 1 लीटर सिंथेटिक फ्यूल है उसकी कीमत यूएस में $10 है। $10 1 लीटर का कॉस्ट पड़ता है, लेकिन इसका उम्मीद है कि $2 तक आ जाए। लेकिन नॉर्मल ईंधन की बात करें तो वो $1 के अंदर आ जाता है, $1 के आसपास तक आती है। वहीं पर अगर $2 हो गया तो इसका मतलब है कि यह थोड़ा सा कॉस्टली होगा। और याद रखिएगा, हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड और फ्यूजन कराने में बहुत मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रोसेस में भी जो कॉस्ट लगेगा, जो इसका कॉस्ट बैठेगा, वो कॉस्ट भी जो है आपका इस फ्यूल के अंदर जुड़ जाएगा। और खास करके जब जैसे कि हम लोग मानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो भविष्य का ईंधन है, लेकिन हाइड्रोजन का भंडारण जो है वो बहुत मुश्किल है और परिवहन की समस्या इसमें किसी भी तरह के बदलाव को काफी हद तक बाधित कर सकता है। हाइड्रोजन का रख रखाव भी मुश्किल है। इसे अत्यधिक ठंडे तापमान पर संग्रहित किया जाता है ताकि यह अपने आप फटे ना। ठीक है, तो कुछ चुनौतियां भी है, लेकिन आने वाले भविष्य में अब समस्या ये रही कि जो हमारे पास कार्बन इमिशन के जो व्हीकल्स हैं उसको सबसे पहले एलिमिनेट करना। भारत, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऐसे कई सारे देश हैं जो सोचती है कि कार्बन इमिशन को बहुत कम किया जाए, जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है उसको बहुत कम किया जाए, ताकि ग्रीन हाउस इफेक्ट वाले जितने भी गैसेस हैं उनको रोका जा सके, उनकी कार्य क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। और कहीं ना कहीं इन चीजों का प्रभाव हमारे पर्यावरण पर अवश्य पड़ रहा है और हम लोग देख भी रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि जितना हो सके इस पर्यावरण की रक्षा करें, क्योंकि पर्यावरण की अगर रक्षा करते हैं तो पर्यावरण हमारी अवश्य रक्षा करेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि इसके जो भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी अपडेट है वो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।